नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अवनिंद्र और स्पोकन इंग्लिश का ये डे 4 है। और डे 4 में आपको अगर जो चीजें बताई जा रही हैं कहीं ना कहीं से रिलेट करती हैं डे 1, 2 और 3 से, प्लीज स्पोकन इंग्लिश का 1, 2 और 3 वीडियो जरूर देखें। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है ना। एज पर सिलेबस जो मैंने स्पोकन डे 1 में दे दिया था स्पोकन वीडियो में, उसमें लिखा गया था कि जो पहला मॉड्यूल है उसमें मैंने बता दिया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड फॉर्मेशन। हम लोग बात करेंगे आज वर्ड फॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम शब्दों को नेचुरली समझते नहीं है, उनका क्या फंक्शन है, यूज क्या है, प्लेस एंड पोजीशन क्या है, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताता है कि किस वाक्य में कौन सी शब्द को कहां पे रखना है। मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताता है। तो कहीं ना कहीं से कुछ लोग इसे अनइम्पोर्टेंट समझ के स्टूडेंट्स को इसको बताते नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लेकर के आया है। ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। कुछ स्टूडेंट्स अभी ये भी सोच रहे होंगे ना कि मतलब हमें तो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वंस अगेन कि मॉड्यूल 1 है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, मॉड्यूल 2 इज ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। वंस यू विल बी देयर आई विल बी स्पीकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश और सारी चीजों को समझाता चलूंगा एंड यू विल बी गुड एट व्हाट आई विल टीच ओवर देयर। तो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे, बट आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना है। बी विद मी और सारी चीजों को समझते चलिए। कमेंट्स जरूर दिया करिए हर वीडियो को देखते समय, प्लीज उसे लाइक करें। अगर आपको अच्छी चीजें लग रही हैं तो कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का डे 4। ओके, तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्चुअली पढ़ते तो हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तभी से, बट रियल सेंस में इसका मीनिंग नहीं समझते। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट्स, है ना। पार्ट्स का मतलब कि हम एक वाक्य के पार्ट्स की बात करें तो हमने कुछ टर्म समझाए थे वर्ड्स। मतलब एक सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो शब्द ही हो सकता है। तो शब्द और स्पीच का मतलब हम अदर वर्ड में इसे रख लें तो एक सेंटेंस, है ना। जैसे स्पीच का मतलब यहाँ पे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा हूं और पार्ट्स का मतलब दी वर्ड्स, है ना। तो दी वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इजीली आप इस चीज को समझ सकते हैं। दे आर 18 नंबर, इनकी संख्या 8 होती है अंग्रेजी में। ओके, और इन 8 की संख्या को अगर आप साथ में जैसे चीजों को समझते चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई दिक्कत आने वाली है। तो देखिए, अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वाक्य बनता है तो SVO से बनता है, मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक मतलब एक कॉमन सा एक फॉर्मूला है इंग्लिश के अंदर। जैसे कि अगर कोई भी वाक्य जनरली शुरू होता है, अगर एसेटिव टाइप का है तो सब्जेक्ट शुड कम फर्स्ट, है ना। और क्या होना चाहिए, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। और एक मास्टर रूल इसमें काम करता है कि सब्जेक्ट का जो नंबर, पर्सन, जेंडर और केस है ना, वाक्य के हर शब्दों के नंबर, पर्सन, जेंडर और केस से मैच करना चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको जेंडर, नंबर, पर्सन और केस के बारे में ब्रीफ में जानकारी देकर के ही आगे बढ़ूंगा। जैसे नंबर आप जानते होंगे जिसे संख्या का हम इशारा संख्या की तरफ करते हैं। सब्जेक्ट अकेला है कि दो है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो इन चीजों को सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा नाउंस और प्रोनाउंस रखे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउंस प्रोनाउंस रखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नाउन प्रोनाउन का ही रोल सामने आता है ना। तो आप बस चीजों को समझिए जैसे मैं समझा रहा हूं। तो हर एक वाक्य जो सब्जेक्ट का बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें नाउन प्रोनाउन अब कह तो मैंने दिया, लेकिन नाउन प्रोनाउन को आप समझ नहीं पा रहे हैं। चीजों को समझिए। फिर क्या है कि नाउन्स जो होते हैं, अब देखिए दुनिया का कोई भी वाक्य हो, अभी मैंने फिर से बताया और फिर बता रहा हूं कि SVO से बनता है। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के जगह पे जितने भी वाक्य के अंदर जो शब्द आते हैं ना, वो केवल 8 ही हो सकते हैं। इन्हीं 8 में से कोई एक होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। मतलब आपको पता है कि जितने वर्ड्स होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो वो 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो उन 8 को क्यों ना हम समझ लें शॉर्ट में आज के वीडियो में।
चलिए ठीक है, जो पहला है उसमें से ना फर्स्ट वन ऑफ देम इज नाउन। तो नाउन का यूज क्या है पहले समझिए। नाउन इज द वर्ड, है ना, जो मतलब नेम करता है चीजों को, मतलब किसी भी चीज का जो नाम है उसे नाउन्स बोलते हैं। जैसे बकेट हुआ या डोर हुआ, वॉच, वॉल, सारे ये जो वर्ड्स है ना दे ऑल आर द नेम्स, किसी चीज के नाम। और वो नेम किसी पर्सन के हो सकते हैं, स्थान के, चीजों के, क्वालिटी के, कंडीशन के या एक्शन के। एक्शन का नाम जैसे कि मूवमेंट, मतलब कि गति या चाल, है ना। तो कभी ना कभी हम किसी चीजों का कोई नाम रख सकते हैं, और उन नाम को जो रखोगे नेमिंग वर्ड्स को, ग्रामर की भाषा में आप नाउन बोलोगे, है ना। ये काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल। आगे हम बताएंगे कि कैसे जो गिनने वाली चीजें वो काउंटेबल हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो अक्सर काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकते हैं ना। इनके काइंड्स की अगर हम बात करें ना, तो ये मेनली अगर इसका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है वो बताता है ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर का मतलब कि प्रॉपर पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, कि जैसे कि मान लो नदियां ढेर सारी हैं लेकिन किसी एक का नाम गोमती है, द गोमती रिवर, तो ये पर्टिकुलर केस में प्रॉपर। जैसे लड़के बहुत सारे हैं लेकिन एक का नाम दीपक है, तो दीपक प्रॉपर नाउन हो सकता है। कॉमन, जब हम चीजों को कॉमनली बात करें, जैसे लड़के, बॉयज, हमने किसी एक का नाम नहीं लिया ना, उसमें कई बॉयज हो सकते हैं। हम कहें स्टूडेंट्स, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, तो ये कॉमन सी बात हो रही है, तो कॉमन नाउन्स हो गए किसी भी चीज के नाम को। जब हम ढेर सारी चीजों की तरफ इशारा करें, जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, जैसे कि तारों के समूह को हम कहते हैं गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, या लोगों की जो भीड़ हो उसे हम क्राउड कहेंगे। मटेरियल मतलब जो चीजों के पदार्थ या तत्व की तरफ इशारा करे, जैसे प्लास्टिक हुआ या डायमंड, आयरन, ये सारी चीजें। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव से जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते ना, उसे केवल फील कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, इंटेग्रिटी, पॉवर्टी, है ना, ये सारी चीजें। इसमें देखना वाक्यों के इन तरह के शब्दों के अंत में ना NEWS, MENT ये सब जुड़ा होता है, ये है ना। तो जैसे हुड वगैरह, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ये सब आ सकता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने नाउन्स के यहाँ पे रखे हैं, है ना। चीजों को हल्का सा समझिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो स्पोकन इंग्लिश है, और स्पोकन इंग्लिश करने के लिए ना हमें करना क्या है कि चीजों को समझना है। बहुत कुछ ज्यादा हमको उसमें प्रॉब्लमेटिक वे में नहीं चीजों को लेना है, कि मतलब कि दीज आर द टर्म्स मुझे समझना है, बस इसको एक इन जनरल समझने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, प्रोनाउंस इन डिटेल। की प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं ना जो नाउन के लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर अ नाउन, है ना। प्रो मतलब होता है फॉर, नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे हम बार बार रवि 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 बोलते रहे, तो इट इज रियली अ बोरिंग एक्सप्रेशन। तो बोरिंग सा एक्सप्रेशन ना हो, इसीलिए हम रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड नहीं रखते हैं, तो उसे ही, हिज, हिम वगैरह का इस्तेमाल हम रवि के लिए ही कर लेते हैं। तो ये सब प्रोनाउन है। ओके, ये अक्सर नाउन के जगह पे यूज होते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब बात वही है, इन प्लेस ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बजाय यूज होते हैं। इनके काइंड्स के बारे में थोड़ा आप पढ़िएगा। पर्सनल कौन से हैं, जैसे जो व्यक्तियों को व्यक्त करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हम इनसे व्यक्तियों की बात करते हैं तो पर्सनल हो गए। पजेसिव अधिकार दर्शाने वाले प्रोनाउंस जो होते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हर्ज, ये सारे वर्ड्स ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर। रिसिप्रोकल, ये जो होता है इसका मतलब कि ईच अदर, वन अनदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जो वर्ड्स आते हैं जिसमें सेल्फ जुड़ा रहता है। एम्फेटिक भी वही सेम एग्जांपल लाता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, लेकिन एम्फेटिक में जो माई सेल्फ वर्ड है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। जैसे आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े खुद धुले, है ना। आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने खुद अपना काम किया। ओके, तो ये चीजों को समझिए। इंडेफिनिट में सम, ऑल, फ्यू, मेनी, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे एज अ प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब कि जब दो क्लॉज को, मैंने क्लॉज समझाया, समझिएगा, वाक्य का हिस्सा, उपवाक्य, जब दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कोई शब्द एज अ प्रोनाउन यूज होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज वर्किंग, है ना, तो यही जगह है मैं जहां काम कर रहा था। तो वेयर से मैंने दो क्लॉज को जोड़ा। चीजों को समझिए। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन, और आश्चर्य दर्शाने वाले प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी कहलाएंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होंगे। चलिए वर्ब के बारे में पढ़ने से पहले एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना
नाउन्स और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं या उसकी बुराई ही कर दें, जैसे कि आदमी मूर्ख आदमी, जैसे कि आदमी अमीर आदमी, जैसे कि रिच मैन पुअर, यह सारी चीजें जो है ना कहीं से किसी पर्सन या प्लेस की तारीफ करती हैं, या जैसे कहते हैं कि एक अच्छा भाषण, तो भाषण के बारे में मैंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स है ना जो नाउन प्रोनाउन के लिए तारीफ या बुराई करने के सेंस में यूज होते हैं, उनको आप समझिएगा। इनके काइंड्स की बात करें तो ये क्वालिटी दर्शाने वाले, क्वांटिटी मतलब मात्रा, संख्या भी दर्शाते हैं, प्रॉपर, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी ये भी हो सकते हैं। मतलब ये हमेशा जैसे कि गुड यहाँ पे लिखा है ना, गुड बैड क्लेवर, ये क्या है, किसी न किसी नाउन्स, किसी संज्ञा सर्वनाम की तारीफ करने के सेंस में यूज होगा या उसकी बुराई करने के सेंस में यूज होगा। तो दे आर द वर्ड्स दैट कैन ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ सकते हैं। दे कैन क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब को समझते हैं। वर्ब एक्चुअली जो होते हैं ना, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, इन्हीं का तो रोल होता है। मैं बता दूं कि अंग्रेजी बोलने लिखने पढ़ने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो है वर्ब का। वर्ब हमेशा फॉर्म चेंज करता है, तो V1 से V5 फॉर्म भी चेंज कर सकता है अपना, है ना। इसके बारे में डिटेल सेशन में लूंगा क्योंकि इसको शॉर्ट में यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको। एक्शन डिनोट करने वाले वर्ड, पोजीशन या होने की दशा या स्थिति बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि ही वॉक्स अलोन, वह अकेले टहलता है, तो यह कहीं ना कहीं से वॉक्स जो है ना टहलने की बात कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि ही लॉफ्स एट मी, वह हंसता है मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं से लॉफ जो है एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन पोजीशन का मतलब आई हैव अ स्मार्टफोन, हैव जो है यहाँ पर अधिकार दर्शा रहा है कि स्मार्टफोन मेरा है। स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे ही इज अ डॉक्टर, इस वाक्य में इज जो है स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, तो इज वहां पे वर्ब है। कुछ एग्जांपल्स रन वॉक लॉफ मैं लेकर के आया हूं जो वर्ब के एक एग्जांपल हैं। ओके चलिए देखते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं। शॉर्ट में चीजों को समझिए क्योंकि जो चीजें आगे मैं बताऊंगा ना उसमें ये सब वर्ड्स आएंगे अगेन एंड अगेन, तो फिर अगर इसको नेचुरली समझे नहीं रहेंगे तो कहेंगे इसको तो मैं जानता नहीं, तो फिर आगे दिक्कत आएगी ना। और भी पीछे के जो टर्म्स मैंने जैसे क्लॉज फ्रेज और सारी चीजें बताए हैं, प्लीज वीडियो रिपीट कर करके उसको समझ लिया करिए क्योंकि 90 डेज का ये मेरा एक प्रोग्रामेबल प्रोग्राम्ड सिस्टम है। मैं कैसे काम करूंगा आपको समझाऊंगा, है ना। जो चीजें ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे बैच को पास आउट करा है पढ़ा करके स्पोकन इंग्लिश में, उसके लिए ये रहेगा। तो आप ऑनलाइन चीजों को आप अवेल कर पा रहे हैं तो उससे समझिए। कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़िए, अगर इन केस दिक्कत आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें। चलिए ठीक है, आपको एडवर्ब को समझना है तो ये समझिए कि वर्ब समझ गए, एडजेक्टिव समझ गए, या एडवर्ब को तो समझ नहीं जा रहे, तो अगर वर्ब और एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं ना उन्हीं को एडवर्ब कहते हैं। इनके काइंड की बात करें तो ये सिंपल एडवर्ब्स हो सकते हैं जिसमें टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि टुमारो, नाउ, ये सब बिफोर, ये सब क्या है समय को दर्शाने वाला। फ्रीक्वेंसी जो रिपीट करने वाले वर्ड्स आते हैं जैसे ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ये क्या है फ्रीक्वेंसी शो कर सकता है। प्लेस, हियर, देयर। मैनर जैसे कि स्मार्टली, प्रॉपरली, ये सब डिग्री, क्वांटिटी, सम, फ्यू वगैरह दिखा सकता है। अफर्मेशन, निगेशन, यस, नो, ये सब वर्ड्स जितने आपको मिलते हैं सब एडवर्ब्स होते हैं जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं। रीजन, देयरफॉर वगैरह आ सकता है। रिलेटिव एडवर्ब्स भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, रिलेटिव एडवर्ब्स दो क्लॉज को जोड़ते हैं और क्लॉज आप समझ चुके हैं क्लॉज क्या है, मैं कई बार बताया हूं। उपवाक्य जो वाक्य जैसे दिखते हैं लेकिन वो वाक्य के खंड होते हैं, वाक्य खंड, हिस्सा, है ना। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पर रख दिया है, ध्यान दीजिएगा। चीजों को पीडीएफ से पढ़िएगा, पीडीएफ आप जरूर टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए, प्रिंट जरूर करें, प्रिंट करके चीजों को समझें। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट कम्स, यू नो, वर्ड्स जो प्रेपोजिशन के पहले आते हैं उन्हीं, मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं उन्हीं को प्रेपोजिशन कहते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर कि यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, वाक्य में नाउन प्रोनाउन के पहले अक्सर इनकी जगह होती है। अक्सर मैंने इस्तेमाल किया, कभी कभी वाक्य के अंत में भी आते हैं, वो रेयर सर्कमस्टेंसेस से मैं आपको बताऊंगा। टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, मतलब कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो कहीं ना कहीं से वो नदी में कूदा है, तो ये जो इनटू वर्ड आया है ना वो नाउन रिवर के पहले आया है, तो कहीं ना कहीं से
हमने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जैसे कि टू, ऑन और ये टू, इन, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये सिंपल प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। कंपाउंड का मतलब जिसमें दो प्रेपोजिशंस जोड़ करके एक साथ यूज किए जाएं, जैसे इन और टू मिला करके इनटू इस्तेमाल करते हो। बिटवीन, अमॉन्ग, ये सब कहीं ना कहीं से इसके पहले कुछ प्रीफिक्स किया गया है ना। फ्रेजल प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे कि जो दो तीन शब्दों से मिलते हैं जिसमें एक प्रेपोजिशन भी जुड़ा रहता है, अदर वर्ड्स भी मिल सकते हैं, इन प्लेस ऑफ, बाय वे ऑफ, बाय डिंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स ना, के जगह पर, के जरिए, के द्वारा, ये सब वर्ड्स ना। तो प्रेपोजिशंस आर कह सकते हैं वर्ड्स, ये संबंध सूचक शब्द होते हैं जो अक्सर नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, इन्हीं को प्रेपोजिशंस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन को अपना रटने की कोशिश ना करिए, शब्दों को समझिए। अगर कोई कहते प्रेपोजिशंस क्या होते हैं तो प्रेपोजिशंस क्या है भाई, नाउन्स प्रोनाउंस के पहले आने वाले शब्द हैं। ओके, चलिए हम और जो सेकंड लास्ट टर्म है उसे पढ़ते हैं, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दे कैन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस टुगेदर। ये शब्दों को, शब्दांशों को या वाक्य खंडों को आपस में जोड़ सकते हैं और ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एंड, एज वेल एज, और, एल्स, नाइदर, नॉर, ये सब आप देखते होंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से कंजंक्शन का भी काम करती हैं क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ती हैं। तो ये कंजंक्शंस हो गए। कंजंक्शंस के बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे कि ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, जो हम आश्चर्य से जो शब्द निकालते हैं मुंह से, जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बहुत अच्छा देख लिए तो वाव बोलते हैं, कहीं ना कहीं से अगर दुख का माहौल है तो ओह बोलते हैं, या कहीं ना कहीं से हेलो, किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हेलो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आ रही हैं, ये सडन फीलिंग और इमोशंस को हमारे व्यक्त करती हैं। अचानक हमारे दिमाग में जो बातें आ जाती हैं, जो फीलिंग्स, अनुभूति हम अनुभव करते हैं चीजों को, सडन आकस्मिक जो बात विचार दिमाग में आता है और हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो हमारे आश्चर्य को व्यक्त करने का काम करें, उन्हीं वर्ड्स को अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उन्हें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्याकरण की भाषा में उसे हम इंटरजेक्शंस कहेंगे। तो जहां कहीं भी आपको ओ, ए और ये हेलो वगैरह वर्ड मिल जाए ना, तो उन्हें आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, इंटरजेक्शंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। डे 4 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कुछ बेसिक टर्म्स को समझाने के लिए मैंने बेस किया था, बनाया था, और आप लोग जुड़े रहिए। डे 5 ऑफ स्पोकन इंग्लिश में मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। यू ऑल हैव माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम कि आप एक 90 दिन का ये जो यात्रा शुरू की आपको सफलता मिले।